हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीजी सब इंस्पेक्टर और प्यून का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं टिल योर एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम तक, जिसका आज डे 1 है। और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। आपने पढ़ा तो है, आप बिल्कुल पढ़ भी रहे हैं, लेकिन यदि हम साथ में उसके एमसीक्यू लगाते जाएंगे तो और भी चीज़ें हमें याद होती जाएंगी कि क्या हमने जो पढ़ा है वो सही, क्या वो हमें याद है, क्या सही डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये एमसीक्यू सीरीज़ है जहाँ पे हम टारगेट किए हैं सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम और प्यून का एग्ज़ाम, जिसका आज डे 1 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन तक वीडियो पहुंच पाए, वो भी इसका लाभ ले सकें। क्योंकि YouTube में ये बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है जहाँ पे हम MCQ कवर करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which emperor has been called Napoleon of India? किस सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। बताइए किसको नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। थोड़ा हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। और नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसको इस नाम से पुकारा किसने है? तो V.A. स्मिथ ने पुकारा है। किसने पुकारा है? V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और ये जो समुद्रगुप्त है वो वैष्णविज्म के फॉलोवर हैं, लेकिन सभी बट टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स ऑल्सो। वे वैष्णववाद के अनुयायी थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी वे सहिष्णु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु थी जस्ता, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन वॉज जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। बताइए कौन सा पहला ऐसा धातु है जिसे मनुष्यों ने खोजा है? द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन, द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन इज कॉपर, ठीक है। तांबा पहला धातु है, प्रथम धातु है जिसे मनुष्यों ने खोजा है। क्लियर है आप लोगों को? आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। पहला पालतू जानवर यदि पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि कुत्ता पहला पालतू जानवर है। द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज द डॉग। द इंडस सिविलाइज्ड पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग नहीं जानते थे और यह ताम्र पाषाण युग के समकालीन था। इट वॉज कंटेम्प्रेरी विद द चालकोलिथिक एरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड इलाहाबाद प्रशस्ति? हरिसेना, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। हरिसेना, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। किसने की थी इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना? तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने की थी। हरिसेन कौन है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सिंधु घाटी का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? चान्हुदाड़ो, मेहरगढ़, लोथल, कालीबंगन। चान्हुदाड़ो, विच वॉज द मेजर पोर्ट ऑफ इंडस वैली? चान्हुदाड़ो, मेहरगढ़, लोथल, कालीबंगन। बताइए आंसर क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है लोथल। क्या है? लोथल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग जैसे क्वेश्चन देखते हैं पॉज करिए, अपना आंसर खुद से सोचिए कि क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपका प्रैक्टिस होना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद यदि जो चीज़ नहीं बन रही है तो फिर वीडियो को ऑन कीजिए और देखिए कि कहाँ पे क्या गलती हो गई है हमसे, ठीक है। तो लोथल क्या है? सिंधु घाटी का एक प्रमुख बंदरगाह था।
इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने जो CGPSC CG व्यापम की MCQ सीरीज है चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके हमने अभी हाल ही में उसे स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर में जो भी मतलब कि टिल योर PSC एग्जाम, जब तक PSC होता है उसके हम उसमें जो है MCQ ही देखते हैं, MCQ सीरीज उसमें करवाई जाती है। तो यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का एक डिटेल्ड लेक्चर डाला हुआ है, यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ा है तो। यदि आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कंप्लीट है। ठीक है, आ जाते हैं हम आगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो लोथल जो कि वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात में है। ये किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी। ये भोगवा नदी क्या है, तो भोगवा नदी जो है साबरमती नदी की जो है उपनदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर। और विच ट्रिब्यूटरी, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है, उपनदी साबरमती नदी की। और यदि पूछा जाता है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ, एरिया कहाँ पे, जैसे कि गल्फ ऑफ खंबात में कहाँ पे है, तो खंबात में, गल्फ ऑफ खंबात में इसकी लोकेशन है, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में है क्या, तो लोथल। लोथल और किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोथल प्रसिद्ध है हमारा, वहां पे क्या था, बंदरगाह था, ये तो हो गया। और क्या क्या पाया गया है, तो वहां पे राइस हस्क पाया गया है। राइस हस्क मतलब जानते हैं क्या होता है, राइस हस्क मतलब धान का पैरा पाया गया है। ठीक है, राइस हस्क है। फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोन बीड्स भी वो फेमस था, कि वहाँ पे स्टोन बीड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यानी कि मोतियों का निर्माण वहाँ पे होता था, ऐसा पाया गया है। ठीक है, और बंदरगाह है। तो ये सभी चीज़ें लोथल में पाई गई हैं, जो कि आपको याद रखना है। फिर इसकी खोज कब हुई, तो 1954 में हुई है। किसने किया, तो SR राव ने पहली बार किया था। किसने किया, SR राव ने 1954 में। इतनी चीज़ें क्या आप लोगों को समझ में आई। पहली बात हमने क्या क्या देखा, अगेन हम देख लेते हैं। किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी क्या है, तो ये साबरमती नदी की उपनदी है। फिर इसकी लोकेशन कहाँ है, तो गल्फ ऑफ खंबात में। जो एग्जैक्ट यदि देखें तो अहमदाबाद में पड़ता है, जो कि गुजरात में आता है। ठीक है, खोजा किसने, SR राव ने। कब खोजा, तो 1954 में खोजा। फिर उसके बाद बात आती है कि यहाँ किस किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है, या फिर किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो बंदरगाह के लिए जाना जाता है। किसके लिए, कृत्रिम बंदरगाह। ये भी याद रखना, यदि पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पाया जाता है, तो लोथल में पाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह था, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था वो। ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे मोतियों की पूरी फैक्ट्री मिलती है, कि वहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। साथ में वहाँ पे राइस हस्क के भी एविडेंस मिलते हैं, यानी कि धान के पैरे के भी वहाँ पे जो है पाए गए हैं, धान के पैरे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्त इन द साउथ। दक्षिण में समुद्रगुप्त की क्या नीति थी। दिग्विजय, धर्म विजय, विजय, उपरोक्त में से कोई नहीं। What was the policy of समुद्रगुप्त in the south? दिग्विजय, धर्म विजय, कॉन्क्वेस्ट, नन ऑफ द अबव। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है दिग्विजय। क्या है, दिग्विजय। तो जो दक्षिण के तरफ में समुद्रगुप्त की जो नीति थी वो क्या थी, दिग्विजय की नीति थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो जिसे हम जानते हैं ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, ये नीति जो है उसकी दक्षिण के तरफ में समुद्रगुप्त की यही नीति थी। ग्रहण करना यानी कि क्या कर लेना, अथॉरिटी ले लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कर देना है, उनको छोड़ देना है। ठीक है, मोक्ष यानी कि छोड़ देना, अनुग्रह दे देना। अनुग्रह देना मतलब उन पे क्या करना है कि ठीक है, उनका जो किंगडम, जो उनका राज्य जीत लिया गया, वापस से उनको दे दो कि ठीक है तुम ही लोग राज करो। मतलब वो बस जीतना चाहता था। कौन, समुद्रगुप्त। ठीक है, उसके बारे में आइए थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हम देख लेते हैं कि क्या है। तो समुद्रगुप्त के पहली बात तो हमने फर्स्ट थिंग क्या देखा है, यहाँ से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने पहली बात तो यदि हम देखें तो ये किसका बेटा है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का है ना।
चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र है। और चंद्रगुप्त का क्या माना जाता है, कार्यकाल कितना माना जाता है, तो 319 से लेकर के 335 माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में इसका बेटा कौन है, समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त, इसकी माता का क्या नाम है समुद्रगुप्त की, तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी जो है इसकी माँ है, यानी कि पिता कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम, और माँ कौन है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी। तो समुद्रगुप्त जिसका कार्यकाल क्या माना जाता है, 335 से लेकर के 375 माना जाता है। इसके बारे में यदि हम देखें समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त को तो पहली बात हमने ये देखा कि इसे क्या बोला जाता है, नपोलियन बोला जाता है, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। दूसरी बात क्या बोला जाता है इसे, तो इसे धरणी बंध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धरणी बंध के नाम से जाना है। ये धरणी बंध क्या होता है, धरणी बंध होता है क्योंकि ये ना पूरी पृथ्वी को बांधना चाहता था। क्या करना चाहता था, पूरी पृथ्वी को बांधना चाहता था, यानी कि पृथ्वी को बांधना चाहता था मतलब ये सपना देखता था चक्रवर्ती सम्राट बनने का। क्या बनने का, तो चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। ये चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का राजा। क्या, ब्रह्मांड विजय का सपना देखता था ये, यानी कि विश्व विजय का सपना देखता था ये चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, ठीक है। धरणी बंध इसलिए इसे बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको टाइटल मिला था परम भट्टारक का। क्या उपाधि दी गई थी, तो परम भट्टारक, ठीक है, इसे ये उपाधि दी गई थी, परम भट्टारक की उपाधि दी गई थी। और क्या करता था ये, अश्वमेघ यज्ञ भी इसने किया है। और क्या इसके बारे में बोला जाता है, तो इसके बारे में ये बोला जाता है कि इसके जो दक्षिण की जो इसकी नीति थी, जो कि प्रश्न है हमारा, है ना, जो इसकी दक्षिण की नीति थी, तो इसकी क्या थी, ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह की नीति थी। ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह की नीति थी, जिसे दिग्विजय के नाम से जाना जाता है। दिग्विजय के नाम से, किस नाम से, तो दिग्विजय के नाम से जाना जाता है इसकी दक्षिण की नीति को, ठीक है। और इसने जो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ कितने राजाओं पर विजय हासिल की थी, तो 12 राजाओं पर विजय हासिल की थी। और यदि हम नॉर्थ की, उत्तर की तरफ में बात करें, तो उत्तर की तरफ में 9 राज्यों पे इसने विजय हासिल की थी। बोला जाता है कि यदि इसका जो सम्राट, इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मतलब कि ये एकदम बलशाली राजा था, बलशाली राजा। और विस्तारवादी नीति थी। विस्तारवादी नीति के अंतर्गत जो रावी रिवर है, ठीक है, रावी नदी है जो कि वेस्ट में पड़ती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि ईस्ट में पड़ती है। तो रावी रिवर से लेकर के वेस्ट की ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट तक इसका साम्राज्य माना जाता था। फिर उसके बाद हिमालयन फुटहिल से लेकर के, हिमालयन फुटहिल यानी कि हिमालय से लेकर के, जो कि उत्तर में, ठीक है, हिमालयन फुटहिल से लेकर के सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत तक, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे कि इसका ये दक्षिण पश्चिमी यदि देखें तो दक्षिण पश्चिमी छोर इसका ये माना गया था। तो ये पूरा इस तरीके से इसका फैलाव था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी विस्तारवादी नीति थी, बलशाली राजा था, ठीक है। और इसने जो है बहुत सारे कॉइन्स जो है चलाए थे, यानी कि इसके बहुत सारे सिक्के चलते थे। सिक्के में जो प्रमुख सिक्के चलते थे, तो एक सिक्के में वीणा बजाते हुए पाया गया था। तो पूछा जाता है कि वीणा बजाते हुए किस राजा के सिक्के मिलते हैं, तो किसके मिलते हैं, समुद्रगुप्त के मिलते हैं, वीणा प्लेयर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसे म्यूजिक बहुत पसंद था, जिसकी वजह से इसको कविराज की भी उपाधि मिली थी। कविराज भी पूछा जाता है, कविराज किसे बोला जाता है, तो कविराज इसे ही कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। साथ में बहु कविता भी कहा जाता है, बाहु कविता भी बोला जाता है इसे। इसको ये टाइटल मिले थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको म्यूजिक बहुत पसंद था, संगीत का बड़ा प्रेमी था ये, इसीलिए इसकी जो एक करेंसी मिलती है या फिर कॉइन हम बोले, ठीक है, सिक्के, तो उसमें ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया, वीणा प्लेयर, ठीक है। और वीणा प्लेयर के साथ में और क्या दिखाई देता है, तो गरुड़ बर्ड, जो गरुड़ पक्षी है ना, वो भी इसमें दिखाई देता है, ठीक है, गरुड़ पक्षी। और इसके ना 6 सिक्के अत्यंत प्रचलित थे। वो कौन कौन से 6 सिक्के थे, तो गरुड़ हो गया, ठीक है, और कौन सा, तो धनुर्धर,
धनुर्धर, और कौन सा, तो परशु, परशु ये सिक्के का नाम है ना, ये सब याद रखना, आ जाता है एग्जाम में। परशु, अश्वमेध, अश्वमेध, व्याघ्रहंता, व्याघ्रहंता, और वीणासरण, क्या, वीणासरण। जिसमें से सबसे प्रचलित कौन सा था, तो गरुड़ का सिक्का, ये गरुड़ वाला बहुत फेमस था इसका, ठीक है। तो ये इसके सिक्के थे। तो ये जो है, और प्रयाग, मैंने आपको, हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो प्रयाग प्रशस्ति में भी कि हरिसेन कौन था, तो हरिसेन इसका दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति में इसने इसके जीत के बारे में लिखा है कि इसने क्या क्या कहाँ कहाँ जीता है, तो इसके बारे में जो बोलते हैं ना, गायन करने की बात है, तो उसने इलाहाबाद प्रशस्ति में वही है। साथ में और क्या बोला जाता है इसे, तो इसके ये जो है क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को यदि पूछा जाता है शिलालेख का पिता किसे कहा जाता है, शिलालेख का पिता किसे कहा जाता है, तो शिलालेख का पिता समुद्रगुप्त ही आंसर आएगा, ठीक है। फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इतने सारे जो जो मैंने पॉइंट्स बताए ना यहाँ पे, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे सभी चीज़ों को यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी टेंशन नहीं। ये जो फ्री क्रैश कोर्स है उसमें आपको सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको चीज़ें याद भी हो जाएं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यदि आप समझ गए हैं और आपने याद कर लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, या पुरा पाषाण काल से। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द मेसोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और पैलियोलिथिक पीरियड। तो बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे संबंधित है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन चैल्कोलिथिक पीरियड से संबंधित, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, ताम्र पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग का है, जहाँ पे इन्हें लौह धातु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। दे वर नॉट अवेयर ऑफ द आयरन मेटल। इट बिलोंग्स टू द चैल्कोलिथिक पीरियड एंड ब्रॉन्ज एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हु रोट रामचरित, हु रोट रामचरित, रामचरित किसने लिखी, संध्याकार नंदी ने, तुलसीदास ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने। बताइए हु रोट रामचरित, संध्याकार नंदी, तुलसीदास, बाणभट्ट, कालिदास। यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है संध्याकार नंदी। क्या है, संध्याकार नंदी। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। आपके मन में थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि अरे तुलसीदास हमने पढ़ा है, आप शायद गलत बता रहे हो, कि रामचरित ना आप गलत बता रहे हो, संध्याकार नंदी जी ने नहीं लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। मैं अभी आपके डाउट को क्लियर कर देती हूँ। आइए देखते हैं कि ये किसने लिखा है रामचरित। रामचरित was written in Sanskrit by संध्याकार नंदी। रामचरित संस्कृत में संध्याकार नंदी द्वारा लिखा गया था। वह बंगाल के पाल साम्राज्य के समकालीन कवि थे। इट वॉज कंटेम्प्रेरी पोएट ऑफ द पाल किंगडम ऑफ बंगाल। एक बंगाली विद्वान हरिप्रसाद शास्त्री द्वारा खोजी गई रामचरितम की एक ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में आज भी संरक्षित है। अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ रामचरितम डिस्कवर्ड बाय हरिप्रसाद शास्त्री, अ बंगाली स्कॉलर, इज प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम ऑफ द कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी। नाउ यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। रामचरितमानस was written by गोस्वामी तुलसीदास in अवधी लैंग्वेज। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। और रामचरित की रचना किसने की, तो रामचरित की रचना संध्याकार नंदी ने की। किसमें की, तो संस्कृत भाषा में की। रामचरित और रामचरितमानस दोनों अलग अलग हैं, समझना इस बात को, ठीक है। रामायण की रचना किसने की, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो किसने की, वाल्मीकि ने की है, ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पुराण्स 43, 10, 11, 18। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या 18 है, 18 पुराण है,
ठीक है। तो इन पुराणों में है क्या, तो इन पुराणों में पौराणिक कथाएं, ब्रह्मांड विज्ञान, विभिन्न किंवदंतियों, लोक विश्वास, कानून के कोड, विविध विषयों जैसी कई चीजें पुराणों में सम्मिलित हैं। इट कंटेन्स मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर लाइक माइथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, वेरियस लेजेंड्स, फोक बिलीफ, कोड्स ऑफ लॉ, मिसलेनियस टॉपिक्स। साथ में इसने क्या किया है, इसने पूजा के तरीके को बलिदान, जो कि पहले बलि दी जाती थी, तो बलिदान से बदल करके मूर्ति पूजा का सुझाव पुराणों में ही दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ठीक है। और पुराण यदि देखें तो बहुत सारे पुराण हैं, जैसे कि ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है। तो उसमें से यदि मत्स्य पुराण की बात आती है तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। यदि पूछा जाता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण, ठीक है। द ओल्डेस्ट पुराण इज मत्स्य पुराण। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हड़प्पा के लोग किस देश के लोगों के साथ व्यापार करते थे? रूस, सुमेरियन, चीन, ईरान। विद द पीपल ऑफ विच कंट्री हड़प्पन पीपल कैरिड ट्रेड? रशिया, सुमेरियन, चाइना, ईरान। हियर द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे सही उत्तर क्या है, तो सुमेरियन। क्या है? सुमेरियन। अब ये सुमेरियन क्या है, तो मेसोपोटामिया, आपने सुना होगा, ठीक है। तो सिंधु लोग जल मार्गों और भूमि मार्गों पर, सुमेरियन जो कि मेसोपोटामिया में है, जो कि अब प्रेजेंट में यदि हम देखें तो कहाँ है, तो दक्षिण इराक में पाया जाता है। कहाँ है ये, तो दक्षिण इराक में है। उसके साथ में व्यापार किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। तो सुमर में जो है हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो हड़प्पा जो क्षेत्र था उसको मेलुहा बोला जाता था सुमर में, ठीक है। इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार के स्पष्ट प्रमाण थे और दोनों क्षेत्रों में एक ही मुहर पाई गई है। इंडस पीपल यूज्ड टू ट्रेड विद सुमेरियंस और वी कैन से मेसोपोटामियंस नाउ सदर्न इराक ऑन वाटरवेज एंड लैंड रोड्स, यानी कि जलमार्ग और भूमि मार्ग दोनों से जो है व्यापार प्रचलित था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा, ठीक है। द हड़प्पन रीजन वॉज नोन एज मेलुहा इन सुमर। देयर वॉज क्लियर एविडेंस ऑफ ट्रेडिंग between these two civilizations. The same seas were found in both regions. Next question है, अंतिम तीर्थंकर का नाम बताइए। सिद्धार्थ, शीलभद्र, पार्श्वनाथ, महावीर। नेम द लास्ट तीर्थंकर। सिद्धार्थ, शीलभद्र, पार्श्वनाथ या महावीर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है महावीर। अंतिम तीर्थंकर पूछा गया तो महावीर जो है अंतिम तीर्थंकर हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो तीर्थंकर कौन होता है? तीर्थंकर इज अ पर्सन हु हैज कॉन्क्वर्ड द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ बाय हिमसेल्फ एंड पेव्ड द वे फॉर अदर्स टू फॉलो, यानी कि जिसने स्वयं मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को जीत लिया है और दूसरों को क्या कर रहे हैं, तो दूसरों को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, अनुसरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि आप भी इसी मार्ग पर चलिए, ठीक है। फिर यदि हम देखें कि पहले तीर्थंकर महावीर जो है 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। पहले तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभनाथ है। कौन है, तो ऋषभनाथ है। ऋषभनाथ को क्या बोला जाता है, किस सिंबल से जानते हैं हम, तो ऋषभनाथ को हम बुल सिंबल से किस चिन्ह से जाने जाते हैं, तो बैल। इनका चिन्ह क्या है, तो बैल है। 23वें तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ है। इनका चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, तो सांप है, ठीक है। 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर, और इनका प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक है सिंह है, ठीक है, जो कि क्या माने जाते हैं, मूल संस्थापक, ओरिजिनल फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो 23rd तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ, जो इसके सिंबल कौन है, स्नेक है। 24th कौन है, तो महावीर है, जिसके सिंबल कौन क्या है, तो लायन है, ठीक है। 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ जी ने चार स्टोरिटीज प्रोपाउंड किया और वो क्या क्या है, यानी कि 4 पथ बताए, और वो यानी कि क्या क्या इन्होंने बताया है, तो हमें बिल्कुल याद क्या करना है कि इन्होंने बताया कि अहिंसा का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अहिंसा। और क्या बताया इन्होंने, सत्य, अहिंसा, सत्य। और क्या बताया, अपरिग्रह। अपरिग्रह समझते हैं आप लोग क्या होता है, अपरिग्रह होता है कि हमें ना धन का संग्रह नहीं करना है, ठीक है, अपरिग्रह। और अस्तेय, अस्तेय, ठीक है। अस्तेय मतलब होता है नॉट कमिटिंग थेफ्ट, यानी कि चोरी नहीं करना है।
चुरा करके नहीं लेना है हमें कोई चीज, ठीक है। उसमें से सबसे किसी चीज को यदि सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है तो अहिंसा को महत्व दिया गया है, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय किसने सुझाया है ये? तो पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने ये बताया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो है 10 MCQs देखे हैं आपके प्राचीन इतिहास से। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा ये सेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे ये फ्री क्रैश कोर्स का लाभ हर कोई ले सके जो भी SI एग्ज़ाम के लिए या फिर प्यून के एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहा है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो अगेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।